अध्याय 51 आक्रामकता। क्योंकि महाद्वीप के लोग कृषि के विकास को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, इसलिए कभी कभी कीटों के प्रकोप से उनकी फसल की पैदावार कम हो जाती थी, जिससे बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल जाती थी। हालांकि ग्रीन ये भी जानता था कि आक महाद्वीप की प्राकृतिक परिस्थितियां बहुत अच्छी थीं, जैसे कि चावल का पेड़। ये पेड़ बांस की तरह 10 मीटर से भी अधिक ऊंचा होता था और साल में 2 बार चावल पैदा करता था। इसके बावजूद महाद्वीप के अधिकांश लोग अभी भी भूखे रहते थे। इस पेड़ से पैदा होने वाला चावल अधिकतर गुलामों द्वारा खाया जाता था। इस पेड़ को उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं थी। महाद्वीप में कई स्थान ऐसे थे जहां इसे उगाया जा सकता था, इसलिए महाद्वीप में खाद्य पदार्थों की कमी होना आम बात नहीं थी। लेकिन ग्रीन ने इन पेड़ों को उगाने के लिए चावल के बीज नहीं खरीदे थे। हालांकि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि मिट्टी की आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं थीं, फिर भी इस पेड़ को पहाड़ पर उगाना असंभव था, क्योंकि इस पेड़ में एक महत्वपूर्ण कमी थी। यह धातु के प्रति बहुत संवेदनशील था। एक परीक्षण किया गया जिसमें उन्होंने धान के खेत में 100 पाउंड लोहे का एक टुकड़ा रख दिया। परिणाम ये हुआ कि 10 दिनों के भीतर उस खेत में धान के सभी पेड़ सूख गए। इसी वजह से ग्रीन ने चावल के पेड़ के बीज नहीं खरीदे। भले ही बोनो ने लगभग सारा लोहायस निकाल लिया हो, लेकिन इस पहाड़ की मिट्टी में शायद अन्य जगहों की तुलना में लोहे की मात्रा अधिक है। चावल उगाना सरासर बेवकूफी थी। इसलिए ग्रीन ने तेल वाले फलों के पेड़ उगाने का विकल्प चुना। इन पेड़ों को बहुत कम मिट्टी की आवश्यकता होती है और कबीला कई वर्षों तक इन पेड़ों से लाभ उठा सकता है। साथ ही इन्हें पहाड़ पर भी उगाया जा सकता था। लेकिन धान के पेड़ों की तरह तिलहन के पेड़ों में भी एक घातक खामी थी। वे कीटों के प्रति संवेदनशील थे। धान के पेड़ों की तुलना में तिलहन के पेड़ कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील थे। जहां धान के पेड़ों में औसतन हर 5 साल में एक बार बड़े पैमाने पर कीटों का प्रकोप होता था, वहीं तिलहन के पेड़ लगभग हर साल कीटों से प्रभावित होते थे। लेकिन सौभाग्य से वे लगभग हर जगह उग सकते थे, इसलिए वे तिलहन का उत्पादन जारी रखने में सक्षम थे। हालांकि ये हानि बुडा कबीले के लिए बेहद घातक साबित हुई। उन्हें आय के मुख्य स्रोत के रूप में बड़ी मात्रा में तेल वाले फलों के पेड़ों की आवश्यकता थी, लेकिन अगर पेड़ों में कीट लग जाते तो उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता। ग्रीन को इसी बात की चिंता थी, लेकिन अब जब झाओ ने उसे कीटनाशक दिखाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक भारी बोझ उतर गया हो। ग्रीन को इतना खुश देखकर झाओ ने कहा, लेकिन मैं इन दोनों चीजों के इस्तेमाल से सहमत नहीं हूँ। ये दोनों बोतलें जहरीली हैं। अगर हम इन्हें फसलों पर इस्तेमाल करेंगे तो उन पर भी जहर के अंश रह जाएंगे। हालांकि इससे तुरंत शरीर को नुकसान नहीं होगा, लेकिन कई सालों तक उन फसलों को खाने से जहर जमा होता जाएगा और सेहत खराब होती जाएगी। ग्रीन एक पल के लिए रुका, फिर भौहें चढ़ा ली। यह एक समस्या है। ऐसा लगता है कि अगर हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। झाओ ने सिर हिलाया और बाद में इस बारे में सोचने का फैसला किया। उसे और भी कई समस्याओं का सामना करना था। दादाजी ग्रीन, चलिए मेरी झोपड़ी में चलते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन पर कितने मरे हुए लोग हैं, फिर उन्हें पकड़ने का कोई तरीका ढूंढते हैं। ग्रीन ने सिर हिलाया। सच कहूं तो ग्रीन को स्क्रीन बहुत सुविधाजनक लगी। इससे बाहर की स्थिति का पता चल जाता था। बस एक ही कमी थी कि इसकी रेंज बहुत कम थी। झोपड़ी में बैठे कई लोगों ने स्क्रीन पर देखा। हरे बिंदुओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, लगभग 1 दर्जन ही बनी रही। झाओ ने बैठक कक्ष की ओर देखा तो पाया कि वहां एक हरा बिंदु दिखाई दिया था। लिविंग रूम का दृश्य देखते ही झाओ को एक चूहे के कंकाल से बना प्रेत जैसा जीव दिखाई दिया। उसे देखते ही वह जम सा गया। फिर उसने स्क्रीन के ऊपर बने छोटे त्रिआयामी मानचित्र पर नजर डाली और देखा कि ऊपर से आया हरा बिंदु गायब हो गया था। ऐसा लगता है कि ऊपर से आया चूहे का कंकाल लिविंग रूम में चला गया था। झाओ सोच रही थी कि बैठक कक्ष में ऐसी क्या खास बात थी। ग्रीन स्क्रीन पर देख रहे चूहे के कंकाल पर भी नजर रख रहा था। ऐसा लगता है कि यह इंसानों को महसूस कर सकता है। भले ही यह अजीब लगे, लेकिन जीवित मांस को सूंघने की मरे हुओं की क्षमता वाकई अद्भुत है। ग्रीन की बात सुनकर झाओ समझ गया। अंतरिक्ष के छेद से मानव मांस की गंध बाहर निकली होगी, जिसके कारण चूहे का कंकाल बैठक कक्ष में चला गया। ये बात समझकर झाओ को खुशी हुई, क्योंकि उसे इन मरे हुओं को पकड़ने का एक तरीका सूझ गया था। गेमिंग में इसके लिए एक शब्द था, एग्रो, आक्रामक। अपने पिछले जीवन में झाओ ने इन खेलों को ज्यादा नहीं खेला था, लेकिन फिर भी वह वेब उपन्यासों को पढ़कर उन्हें समझता था। झाओ ने ग्रीन की ओर मुड़कर कहा, दादाजी ग्रीन, अगर हम मरे हुओं के बैठक कक्ष में आने का इंतजार करते रहे तो हमें ज्यादा संख्या में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम उन्हें एक एक करके ही पकड़ पाएंगे। शायद हम किसी को भेजकर और मरे हुओं को बुलवा सकते हैं। हम उनमें से बहुतों को इकट्ठा करके यहाँ लाएंगे। झाओ को पता था कि मरे हुए लोग जीवितों के प्रति संवेदनशील होते हैं। हाँ, यह अच्छा विचार है, ग्रीन ने कहा। लेकिन गुरुजी, क्या होगा अगर इससे और भी ज्यादा मरे हुए प्रेत हम पर हमला कर दें? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ होने की वजह से ही वे प्रेत आ रहे हैं? झाओ ने एक पल सोचा, फिर उसका चेहरा बदल गया। ये वाकई चिंता का विषय था, क्योंकि अगर मरे हुओं को उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया तो वे किले पर कब्जा कर लेंगे और उसे और भी असुरक्षित बना देंगे। मेरिन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि यह हमारी वजह से है। यह मत भूलो, हम यहाँ लगभग 1 महीने से हैं। अगर हम ही वजह होते तो हमारे ब्लैक वेस्ट में आते ही वे मरे हुए जीव सड़े हुए दलदल से बाहर आ जाते। ग्रीन और झाओ ने मेरिन की बात सुनी और उन्हें राहत महसूस हुई। लेकिन फिर ग्रीन ने माथे पर शिकन डाली। यह अजीब है। मुझे याद है लोग कहते थे कि यहाँ ब्लैक वेस्ट में हर 10-20 साल में मरे हुओं का प्रकोप होता है, और पिछली बार तो 3-4 साल पहले ही हुआ था।
अगर यह हमारी वजह से नहीं है तो यह प्रकोप इतनी जल्दी क्यों हुआ? अगर प्रकोप की आवृत्ति इतनी तेज है तो हम मुसीबत में हैं। आप उन अफवाहों पर यकीन नहीं कर सकते। ब्लैक वेस्ट कैसे काम करता है यह कोई नहीं समझता, मेरिन बस इतना ही कह सकी। ग्रीन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भूल गया था कि ब्लैक वेस्ट में वास्तव में कुछ भी आकर्षक नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ कोई आता नहीं है। खैर, अगर योजना काम नहीं करती है तो हम हमेशा अंतरिक्ष में छिप सकते हैं। ग्रीन का रवैया पहले से काफी बेहतर था। अब वह पहले की तरह हताश नहीं था, मानो उसने सारी उम्मीदें खो दी हों। इस संघर्ष में वह बहुत गंभीर हो गया था क्योंकि सबसे अच्छा करना मुश्किल था, जिससे उस पर काफी दबाव था। लेकिन अब जब उसे झाओ के स्पेस के बारे में पता चल गया था तो ग्रीन का रवैया पूरी तरह बदल गया। वह निश्चिंत दिख रहा था क्योंकि उसे विश्वास था कि जब तक झाओ के पास स्पेस है, बुढ़ा वंश कायम रहेगा। भले ही इसे अपनी पुरानी शान वापस न मिले, लेकिन बुढ़ा वंश का अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल नहीं होगा। ग्रीन की बात सुनकर झाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चिंता मत करो दादाजी ग्रीन, अगर हम महाद्वीप के कुछ पौधों को उस स्थान पर लगा दें तो हम उस स्थान को समतल कर सकते हैं, यानी उसे बड़ा बना सकते हैं। इससे वह और भी उपयोगी हो जाएगा। ग्रीन की आंखें चमक उठीं। सच में गुरुजी, क्या ये सच है कि अंतरिक्ष बड़ा हो सकता है? झाओ ने सिर हिलाया। बिल्कुल, दरअसल ये जगह पहले ही 2 बार समतल हो चुकी है, जिससे हमें 4 एकड़ जमीन मिल गई है। दादी मेरिन को ये बात पता है क्योंकि दूसरी बार समतल होने के दौरान वह यहीं मौजूद थी। अनुवादक की टिप्पणी एग रो को पुलिंग या चेन पुलिंग के रूप में भी लिखा जा सकता था, लेकिन मैंने एग रो का प्रयोग किया क्योंकि यह मुझे अधिक पसंद है। अनुवादक की टिप्पणी #2 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनोकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 52 सही उत्तर। ग्रीन ने मेरिन की ओर देखा और उससे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर वह उत्साहित हो गया। ये बहुत अच्छा है। अगर हम इस संकट से निकल गए तो हम माँ की कंपनी को जादुई मूली भेजना शुरू कर सकते हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं स्वामी? दादी मेरिन, दादा ग्रीन, आप झोपड़ी के पीछे वाले छेद से बाहर जाए, मैं यहीं से मरे हुओं पर नजर रखूंगा। आज हमें जितने हो सके उतने पकड़ने होंगे। ग्रीन और मेरिन ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर बाहर चले गए, जबकि झाओ ने मरे हुए लोगों पर ध्यान दिया। अगले 5 दिनों में गुलाम पढ़ना लिखना सीख रहे थे, जबकि झाओ और बाकी लोग मरे हुए प्रेत राक्षसों को पकड़ रहे थे। इन 5 दिनों में उन्होंने झाओ के आक्रामक रवैये के सुझाव का इस्तेमाल किया और लगभग 1000 मरे हुए जीवों को पकड़ने में कामयाब रहे। जैसे ही ये मरे हुए जीव उस स्थान में दाखिल हुए, उनकी आंखों के स्थान पर मौजूद हरी आत्मा की आग लाल हो गई और फिर झाओ ने उन्हें अपने खलिहान में फेंक दिया। इसके अलावा इन 5 दिनों की अवधि में अपनी 4 एकड़ जमीन की बदौलत वह मक्के की 8 फसलें काटने में सफल रहा, साथ ही उसने काफी मात्रा में तिलहन फल भी काटे। अब जब उसके पास लगभग 1 दर्जन फसलें भंडारित मक्का थीं, तो झाओ ने सोचा कि उसे कुछ और बोना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था क्योंकि बाहर आत्मा जंगली जीव मौजूद थे। 5 दिन बीतने के बाद लगभग सभी मरे हुए आत्मा जंगली जीव पकड़े जाने और परिवर्तित होने के बाद गायब हो गए थे। इससे ग्रीन को राहत मिली। उसे थोड़ी चिंता थी कि कहीं उनके यहाँ होने की वजह से ही दलदल से मरे हुए प्रेतात्माएं बाहर न आ गई हो। लेकिन अब जब मरे हुए प्रेत जा चुके थे और दलदल से कोई और प्रेतात्मा बाहर नहीं आ रहा था, तो इस अच्छी खबर से उसे बहुत सुकून मिला। जैसे ही मरे हुए प्रेत चले गए, झाओ और बाकी सभी लोग तुरंत उस जगह से निकल गए। लेकिन बाहर निकलते ही महल की भयानक तबाही देखकर सबके चेहरे पर निराशा छा गई। हालांकि मुख्य इमारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन सारा सामान तहस नहस हो गया था, जिससे महल और भी जर्जर लग रहा था। जर्जर महल को देखकर झाओ का मन बेचैन हो गया। हालांकि महल सादा और सरल था, फिर भी वह उसका घर था। स्क्रीन की मदद से वे बाहर की स्थिति देख पा रहे थे, लेकिन अब जब वे सचमुच यहाँ आ गए थे तो तबाही और भी भयावह लग रही थी। ब्लॉकहेड ने खुद को रोक नहीं पाया और उसने दीवार पर तब तक घूंसे मारे जब तक उसकी मुट्ठी से खून नहीं बहने लगा। इसके विपरीत ग्रीन बहुत शांत था। पिछले कुछ दिनों से वह उस क्षेत्र से बाहर था जहां वह दुश्मनों को उकसा रहा था, इसलिए उसे महल की स्थिति की पूरी जानकारी थी। मेरिन ने भी महल की दयनीय हालत देखी। चलो उन सभी चीजों को इकट्ठा करते हैं जिन्हें उन प्रेतात्माओं ने छुआ है और उन्हें महल से बाहर निकाल देते हैं। मुझे डर है कि वे विषैली हो सकती हैं। सब कुछ बाहर निकालने के बाद मैं पानी से महल को साफ कर दूंगी। ग्रीन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, लेकिन अब खाई का पानी हरा है और जहरीला प्रतीत होता है। अगर हम उस पानी का इस्तेमाल महल की सफाई के लिए करते हैं तो हो सकता है कि वह उसे ही संक्रमित कर दे। मेरिन ने भी भौहें चढ़ाईं, फिर वह झाओ की ओर मुड़ी। गुरुजी, क्या हमें खाई देखने जाना चाहिए? झाओ भी इसे देखना चाहता था। वह ये जांचना चाहता था कि क्या उसके स्थानिक जल की विषुण क्षमता खाई के पानी के जहर का समाधान हो सकती है। ग्रीन के मन में भी शायद यही विचार आया। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि आप खाई के पानी को विषमुक्त कर सकते हैं? हम पहले जाकर देखेंगे। मेघ, तुम महल में मौजूद सभी चीजों को बाहर फेंकने का इंतजाम करो। सभी ने अंतरिक्षीय जल पी लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज को छूने से उन्हें जहर लगेगा। मेघ मान गई। फिर उसने गुलामों को सफाई करने के लिए संगठित किया। ग्रीन और मेरिन के साथ झाओ सीधे खाई की ओर चल पड़ा। तीनों ने खाई को देखा। ये सचमुच ग्रीन के कहे अनुसार ही था। खाई के पानी से सचमुच एक अजीब हरी रोशनी निकल रही थी। इससे न केवल वे डर गए बल्कि वे हैरान भी हो गए। पानी बह रहा था, फिर भी हरा रंग गायब नहीं हो रहा था।
मेरिन ने खाई के पानी को देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। पानी बह रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें अभी भी बहुत सारे विषैले पदार्थ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि समस्या भूमिगत झील से हो सकती है। झाओ ने सिर हिलाया। दादी मेरिन, थोड़ा पानी निकालो। मुझे उस पानी का विश्लेषण करने और उसकी विषाक्तता की मात्रा का परीक्षण करने के लिए जगह चाहिए। मेरिन ने अपने हाथ हिलाए और पानी का एक बुलबुला ऊपर तैरने लगा। झाओ ने तुरंत उसे अपने स्पेशियल फार्म में रख दिया। झाओ के दिमाग में एक दिव्य आवाज गूंजी। दूषित पानी में मौजूद विषैले यौगिकों का शुद्धिकरण संभव है। अब झाओ निश्चिंत हो सकता था। दादा ग्रीन, दादी मेरिन, चलिए भूमिगत झील पर चलते हैं। अगर हमें अंतरिक्षीय जल का उपयोग करके पानी से विष को दूर करना है तो बेहतर होगा कि हम स्रोत से ही शुरुआत करें। मेरिन और ग्रीन को भी राहत मिली। सच कहें तो उन्हें डर था कि अंतरिक्षीय जल विष को दूर करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि उन्हें विश्वास था कि बहता पानी अंततः विष को बहा ले जाएगा, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, जिससे उनके कबीले के विकास पर असर पड़ेगा। जैसे ही वे पहाड़ की ओर बढ़ने वाले थे, झाओ अचानक रुक गया और बिना हिले डुले किसी चीज को घूरने लगा। मेरिन और ग्रीन दोनों हैरान थे, इसलिए उन्होंने झाओ की नजर का पीछा किया। वह बस काली मिट्टी का एक इलाका था। ब्लैक वेस्ट में ऐसा होना कोई असामान्य बात नहीं थी। ग्रीन उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि झाओ उसे क्यों घूर रहा है। मेरिन को भी यह समझने में थोड़ी मुश्किल हुई कि वह क्यों जम गया, लेकिन जब उसे आखिरकार समझ आया तो उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। काली मिट्टी का वह इलाका ही वह जगह थी जहां झाओ ने सबसे पहले अपनी भूमि में सुधार का काम शुरू किया था। अब उस जमीन का रंग बाकी काली बंजर भूमि से अलग नहीं था। मेरिन की आवाज कांप रही थी। गुरुजी, क्या ऐसा हो सकता है? झाओ ने सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अगर सच में वह जमीन वापस अपनी मूल काली मिट्टी में बदल गई थी तो उसका भूमि सुधार का प्रयास विफल हो गया था। ग्रीन को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के साथ क्या गड़बड़ है, लेकिन उनके चेहरों को देखकर वह समझ गया कि कुछ बुरा हुआ है। वह झाओ के पीछे पीछे उस जमीन के टुकड़े की ओर चलने लगा। झाओ जब उसके सामने खड़ा हुआ तो वह नीचे बैठ गया और जमीन का ध्यान से निरीक्षण किया। फिर उसने अपना हाथ जमीन में गाड़ा और थोड़ी मिट्टी निकाली। उसने राहत की एक लंबी सांस ली। पता चला कि यह जमीन पूरी तरह से अपने मूल रूप में वापस नहीं आई थी। शायद उन मरे हुए प्रेतात्माओं ने काली मिट्टी लाकर इस जमीन के टुकड़े को ढक दिया था ताकि कुछ भी न उग सके। जमीन सुधार का उनका प्रयास असफल नहीं हुआ था। मेरिन ने भी मुट्ठी भर मिट्टी उठाए और उसे ध्यान से देखा। उसने अब भी मुंह बना रखा था। ग्रीन ने उन दोनों को हैरानी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे काली मिट्टी को इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं। वह भी नीचे झुका और अपने हाथ से थोड़ी मिट्टी उठाई। जल्द ही उसे इस मिट्टी में सुधार नजर आया। चौंककर उसने उत्साह से झाओ की ओर देखा और पूछा, गुरुजी, यह क्या है? झाओ ने गहरी सांस ली और समझाया, यह मेरी स्थानिक शक्ति के कारण है। स्थानिक पृथ्वी और जल का उपयोग करके मैं इस भूमि के टुकड़े की मिट्टी को बेहतर बनाने में सक्षम था ताकि हम यहाँ फसलें उगा सकें। लेकिन किसी कारणवश आत्मा राक्षसों ने कहीं और से यह काली मिट्टी लाकर मेरी उपजाऊ भूमि को ढक दिया। ग्रीन के कुछ कहने से पहले ही मेरिन बोल पड़ी, नहीं गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि यह काली मिट्टी कहीं और से लाई गई है, बल्कि इस भूमि की सतह पर आत्मा राक्षसों के विष का असर हुआ है, जिससे ये फिर से काली मिट्टी में बदल गई है। अगर आत्मा राक्षस सचमुच काली मिट्टी यहाँ लाए होते तो यह इतनी एक समान नहीं होती। चारों ओर देखिए, इस पूरे क्षेत्र का रंग बदल गया है। झाओ ने जमीन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और पाया कि मेरिन की बात सच थी। काला रंग बिल्कुल एक समान था। यह बहुत ही अजीब था। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही था कि सुधारी गई जमीन ढकी हुई नहीं थी, बल्कि दूषित थी। महाद्वीप पर किसी को नहीं पता था कि ब्लैक वेस्ट की यह हालत क्यों हो गई थी। लेकिन जब झाओ ने प्रदूषित पानी देखा और अब इस जमीन को देखकर उसने स्वाभाविक रूप से सोचा कि यह आत्मा राक्षसों द्वारा प्रदूषित किया गया है। दुर्भाग्य से उन्हें सही जवाब मिल गया। अनुवादक की टिप्पणी, अंतिम कुछ अनुच्छेद भ्रामक थे। भूमि में सुधार के संकेत तो मौजूद हैं, लेकिन साथ ही यह प्रदूषित भी है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस पर अभी भी कुछ उगाया जा सकता है या नहीं। अनुवादक की टिप्पणी #2 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनुकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 53 ये सच हो सकता है। झाओ ने जमीन पर हाथ पटकते हुए कहा, हमारे प्रयास व्यर्थ क्यों जाने चाहिए। ग्रीन ने झाओ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, नहीं गुरुजी, निश्चिंत रहिए, हम इस मामले को सुलझाने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। झाओ का चेहरा अब भी ठीक नहीं लग रहा था। उसने जमीन को छूते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं समझते। इतनी बड़ी जमीन पर मैंने धीरे धीरे खेती करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब लगता है कि यह योजना कभी पूरी नहीं हो पाएगी। झाओ हताशा भरे चेहरे के साथ खड़ा हो गया। इस बार झटका वाकई बहुत भारी था। इतने बड़े भूभाग को इतने कम समय में रूपांतरित करना उसके लिए नामुमकिन था। अगर रूपांतरण पूरा होने से पहले ही वे प्रेत राशि आ गई तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, और अगर रूपांतरण पूरा हो भी गया और वे प्रेत राशि प्रकट हो गई तो भी उसका काम व्यर्थ ही होगा। ग्रीन को समझ नहीं आ रहा था कि वह झाओ को कैसे दिलासा दे। जाहिर है, ऐसी स्थिति का सामना करने के बाद उसके दिल को तसल्ली देना मुश्किल होगा। झाओ ने ब्लैक वेस्ट की ओर देखा और आह भरी। वह मुड़ा और पहाड़ की ओर चलने लगा, लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही रुक गया और बुदबुदाया, नहीं, यही सही लगता है। जब मेरिन और ग्रीन झाओ के पीछे जाने ही वाले थे कि ग्रीन अचानक रुक गया और हैरान होकर बोला, गुरुजी, क्या हुआ। झाओ ने पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी ग्रीन, आपको उस पहाड़ में क्या दिखाई देता है।
ग्रीन ने पहाड़ की ओर देखा और भौहें चढ़ा ली। मुझे तो सिर्फ खरपतवार ही दिख रहे हैं। अरे रुको, पहाड़ पर खरपतवार कैसे हो सकते हैं जबकि आत्मा रूपी जानवर अपने विश्व से मिट्टी को काला कर देते हैं? पहाड़ की मिट्टी अप्रभावित कैसे रह सकती है? मेरिन भी इस सवाल पर विचार करने लगी। वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि आत्मा के राक्षस खरपतवारों को रौंद देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के आराम के बाद वे फिर से उगाते हैं। वे सचमुच बहुत मजबूत और अदम्य शक्ति वाले थे। खरपतवारों में नई जान देखकर झाओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर वाकई उस बंजर भूमि पर उन प्रेतात्माओं के स्पर्श का असर हुआ था, तो उस पहाड़ पर कुछ भी उगना नामुमकिन होना चाहिए था। काली जमीन के उस टुकड़े को देखते हुए झाओ ने बुदबुदाया, नहीं, लेकिन अगर यह आत्मा राक्षसों पर मौजूद विषयों के संपर्क में आने के कारण नहीं है, तो फिर क्या कारण है? ग्रीन और मेरिन ने भी उस काली भूमि की ओर मुड़कर देखा, जो दूर दूर तक फैली हुई थी। पहले तो मेरिन को लगा कि उसका जवाब सही है, लेकिन अब जब उसने उन पहाड़ी खरपतवारों को देखा, तो उसे पता चल गया कि उसका जवाब गलत था। झाओ एक घेरे में घूमता रहा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जमीन इस तरह क्यों हो गई है, और अनजाने में वह खाई के किनारे पर पहुंच गया, जहां वह अचेतन रूप से रुक गया और स्तब्ध होकर हरी खाई को देखने लगा। मेरिन और ग्रीन ने झाओ को खाई के किनारे बेसुध खड़ा देखा और वे थोड़ा घबरा गए, ये सोचकर कि झाओ के साथ क्या हो रहा है। फिर झाओ ने जोर से ताली बजाई। मुझे लगता है मैंने इसे कर लिया है। मास्टर, आप क्या सोच रहे हैं? ग्रीन आश्चर्यचकित रह गया। झाओ ने खाई की ओर इशारा करते हुए कहा, पानी बह रहा है, लेकिन अभी भी हरा है। इसका मतलब है कि जिस भूमिगत झील से पानी आता है, वह आत्मा राक्षसों द्वारा दूषित हो गई होगी। लेकिन वे आत्मा राक्षस वहां क्यों जाएंगे? वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आत्मा राक्षस झील में स्नान करने के लिए ही जाते हैं। नहाना, ग्रीन और मेरिन ने बिना सोचे समझे कहा। दोनों ने झाओ को अजीब नजरों से देखा, उन्हें लगा कि वह घबराया हुआ है। मालिक बहुत परेशान होंगे, मेरिन ने तुरंत कहा। झाओ ने पीछे मुड़कर मेरिन की ओर देखा। क्या दादी मेरिन मेरी बात पर विश्वास नहीं करती? गुरुजी, वे आत्मा जंगली जीव सड़े गले शवों के दलदल से आए हैं। यह एक दलदली जगह है जहां पानी की कोई कमी नहीं है। वे यहां स्नान करने क्यों आएंगे? झाओ ने उंगलियां चटकाई। यही तो समस्या है। हालांकि उस दलदल में पानी तो है, लेकिन वह पानी जहरीला है। जैसा कि आपने पहले कहा था, वहां की हवा जहरीली है, तो पानी जहरीला कैसे नहीं होगा? वे उस पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वे नहाने के लिए किसी साफ पानी की तलाश कर रहे होंगे। झाओ की बात सुनकर ग्रीन और मेरिन ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। झाओ ने उन दोनों को देखा। इस भूमि के काले होने का कारण संभवतः उन आत्मा राक्षसों से जुड़ा है। वे जीव सड़े हुए दलदल से आए थे, जहां हवा और पानी समेत सब कुछ जहरीला है। शायद वह जहर भी उन आत्मा राक्षसों के लिए असहनीय था, इसलिए वे संभवतः इस काले बंजर क्षेत्र में आए होंगे और अपने शरीर से अतिरिक्त विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी वजह से धीरे धीरे ये काला बंजर क्षेत्र अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंच गया है। झाओ की बातें ग्रीन और मेरिन को धीरे धीरे और अधिक समझ में आने लगी। लेकिन ग्रीन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, लेकिन अगर हम विश्रण कर भी लें, तो जब आत्मा के राक्षस उच्च आवृत्ति के साथ सड़े हुए दलदल से बाहर निकलेंगे, तो क्या हम फिर भी मुसीबत में नहीं होंगे? ग्रीन की बात सुनकर झाओ का उत्साह गायब हो गया। उसे याद आया कि भले ही उसे कोई संभावित सच्चाई पता चल गई हो, लेकिन अभी तक उसे कोई हल नहीं मिला है। झाओ ने गहरी सांस ली और ब्लैक वेस्ट की ओर देखा। अब जब ये हो चुका है, तो हम इसके बारे में चिंता करना बंद कर दें। अगर कोई हल निकलेगा तो हम बाद में इस पर विचार करेंगे। इतना कहकर वह पहाड़ की ओर चल पड़ा। ग्रीन और मेरिन ने एक आखिरी बार ब्लैक वेस्ट को देखा और आह भरी, फिर वे झाओ के पीछे चल दिए। उन्हें डर था कि भूमिगत झील के आसपास कुछ प्रेत राक्षस मंडरा रहे होंगे, इसलिए झाओ के लिए ये खतरनाक हो सकता है। तीनों खदान के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। इससे पहले कि झाओ अंदर जा पाता, मेरिन ने उसे एक तरफ खींच लिया। गुरुजी, पहले ग्रीन को देखने दीजिए। झाओ अनिच्छा से रुका, लेकिन जल्द ही अंदर से ग्रीन की आवाज सुनाई दी। मास्टर, मेरिन, अंदर आइए। यहाँ कोई प्रेत राक्षस नहीं है। झाओ और मेरिन खदानों में गए और अंततः उस भूमिगत झील तक पहुंच गए जहां ग्रीन झील को स्तब्ध होकर देख रहा था। मेरिन ने तुरंत बिजली का जादू किया, जिससे तीनों को झील की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। झील हरी थी। ये खाई की तुलना में कहीं अधिक गहरे हरे रंग की थी। झाओ ने आह भरी। इतनी अच्छी झील होने के बावजूद मुझे नफरत होती है जब तुम लोग इसमें नहाते हो। इतना कहकर उसने एक छेद खोला और अंतरिक्षीय जल झील में बह गया। लेकिन झाओ ने यह नहीं सोचा था कि अंतरिक्षीय जल के झील में प्रवेश करते ही एक रासायनिक प्रतिक्रिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। संपर्क बिंदु से विषण प्रभाव तेजी से झील के केंद्र की ओर बढ़ा और फिर झाओ की दृष्टि से परे चला गया। झाओ दंग रह गया। हालांकि उन्हें शक था कि अंतरिक्ष पानी के जहर को दूर कर सकता है, लेकिन क्या यह बहुत जल्दी नहीं हो रहा था? जिस झील से पानी बहकर आ रहा था, क्या वह भी इतनी ही तेजी से प्रतिक्रिया करेगा? झाओ अब भी अनिश्चित थी। दादी मेरिन, मुझे नहीं पता कि पानी में अभी भी विषैले पदार्थ हैं या नहीं। क्या आप देख सकती हैं? चूंकि मेरिन एक शक्तिशाली जलपरी थी, इसलिए इस तरह की जानकारी उनके लिए संभव थी। मेरिन ने सिर हिलाया। उसने झील की ओर हाथ बढ़ाया और एक मंत्र फुसफुसाया। उसके हाथ से नीले प्रकाश का एक समूह निकला, मानो आकाश तारों से भरा हो, और फिर वह झील में विलीन हो गया। अंततः नीली रोशनी मेरिन के हाथों में एकत्रित हो गई, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। मेरिन ने हैरानी से अपनी आंखें खोली। ये तो अद्भुत है। सारे विष गायब हो गए। कुछ भी नहीं बचा।
झाओ ने तुरंत कहा, चलो वापस किले में जाकर देखते हैं। तीनों तुरंत खदानों से बाहर निकल आए। प्रवेश द्वार से बाहर निकलते ही उन्हें किले से धुआं उठता दिखाई दिया। जाहिर है मेघ अपना काम कर रही थी। किले में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मेघ किले से बाहर फेंके गए कचरे में आग लगा रही थी। यह देखकर झाओ तुरंत खाई की ओर गया और देखा कि पानी बिल्कुल साफ था। सारी हरियाली गायब हो चुकी थी। लेकिन झाओ को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। उसने मेरिन को पानी का एक बुलबुला बनाने को कहा और फिर उसे अपने स्थान पर लाकर ये देखने की कोशिश की कि क्या वह अभी भी जहरीला है। तभी एक आवाज आए और उसने बताया कि पानी से सभी जहरीले यौगिक पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। मेघ द्वारा सारा कूड़ा फेंक दिए जाने के बाद मेरिन ने जादुई शक्ति से पानी का उपयोग करके महल की सफाई की। सफाई पूरी होने के बाद महल फिर से रहने योग्य हो गया। अनुवादक की टिप्पणी, यह अध्याय इतना उलझाने वाला था कि मानो किसी ने इसे उलझा रखा हो। अनुवादक की टिप्पणी #2 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनोकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 54 एक पौधा। महल फिर से साफ हो गया था लेकिन गीला नहीं था, जिसका श्रेय मुख्य रूप से मेरिन के जल पर नियंत्रण को जाता है। वह 8वें स्तर की जल जादूगरनी थी, उसका नियंत्रण एकदम सटीक था। पानी ने केवल गंदगी को धोकर महल को लगभग चमका दिया और उसके बाद वहां केवल थोड़ी सी जलवाष्प ही बची रही। मेरिन द्वारा महल की सफाई करने के बाद झाओ ने तुरंत अपने कमरे से रसोई और दासों के लिए कुछ भुट्टे के डंठलों के साथ सामान बाहर निकाल लिया। आखिर उन्हें जीने के लिए इन चीजों की जरूरत थी। सामान निकालने के बाद झाओ ने मेघ को महल की सफाई पूरी करने के लिए छोड़ दिया और मेरिन को लेकर घाटी का जायजा लेने चला गया। वह देखना चाहता था कि क्या घाटी भी बाकी ब्लैक वेस्ट की तरह ही हो गई है। ग्रीन भी झाओ के साथ घाटी का निरीक्षण करना चाहता था। अगर यह प्रदूषित न होती तो इसे खाद्य उत्पादन के लिए एक अच्छा स्रोत माना जाता। मेरिन ने अपने जल मंत्रों का प्रयोग करके उन्हें झील के पार ले जाकर सीधे घाटी की ओर पहुंचा दिया। झाओ का मन विचलित हो गया। उसे डर था कि घाटी भी बाकी ब्लैक वेस्ट से अलग नहीं होगी। घाटी में पहुंचते ही झाओ चुप हो गया। जैसा उसने सोचा था, घाटी की जिस जमीन को उसने सुधारा था वह अपने मूल रूप में लौट आई थी। लेकिन घाटी को देखते हुए उसे एक समस्या का पता चला। वहां कोई पदचिह्न नहीं थे। इस भूमि पर किसी भी प्रकार के अस्तित्व का कोई संकेत नहीं था। यदि आत्मा जंगली जीव यहां नहीं आए थे तो ये भूमि इस प्रकार कैसे हो गई? झाओ असमंजस में था। उसके बगल में ग्रीन ने आह भरी। अगर पैरों के निशान नहीं हैं, तो ऐसा लगता है कि वे उड़ने वाले आत्मा जंगली जानवर यहां आए थे और अपना जहर फैला रहे थे। ग्रीन की बात सुनकर झाओ ने पहाड़ की ओर देखा और उसे जगह जगह कुछ काले धब्बे दिखाई दिए। उसे सचमुच ग्रीन की बात सही लग रही थी कि ये उड़ने वाले आत्मा राक्षसों के विष के कारण थे। झाओ उदास महसूस कर रहा था। उन्हें न केवल जमीन पर मौजूद आत्मा राक्षसों से निपटना था, बल्कि आकाश में उड़ने वाले राक्षसों से भी निपटना था। तभी जमीन पर खोजते हुए मेरिन अचानक चिल्लाए, अरे गुरुजी, आइए देखिए। झाओ और ग्रीन को पता नहीं था कि मेरिन किस बात को लेकर इतनी उत्साहित थी, इसलिए वे दौड़कर उसके पास गए और जो कुछ उसने उन्हें दिखाया उसे देखकर वे चौंक गए। उनके सामने एक पौधा था, एक नन्हा सा मक्के का पौधा। उनकी आंखों के सामने एक छोटा सा पौधा था, लेकिन यह मत भूलिए कि यह जमीन काली मिट्टी में बदल चुकी थी, इसलिए इसे बढ़ते हुए देखना क्या अजीब नहीं था। इन पौधों को देखकर झाओ हैरान रह गया। जब जमीन ऐसी हो गई है तो ये कैसे उग सकते हैं? मेरिन और ग्रीन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। झाओ ने पौधे के चारों ओर की जमीन को कुरेदा और पाया कि भले ही सतह काली मिट्टी में बदल गई थी, लेकिन पौधे की जड़ें उपजाऊ मिट्टी से पोषित हो रही थीं। जड़ें बहुत मजबूत थीं, जिससे पौधा बढ़ पा रहा था। इन पौधों को देखकर झाओ को अपने पिछले जीवन की एक घटना याद आ गई, जब उसने ग्रामीण इलाकों में मक्के के बीज देखे थे। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वे मक्के के बीज गुलाबी थे, सुनहरे रंग के नहीं, जैसा कि वह उम्मीद कर रहा था। यह अजीब लगा, इसलिए उसने लोगों से इसके बारे में पूछा और वे हंस पड़े, क्योंकि वास्तव में मक्के के बीज गुलाबी नहीं होते। उनका गुलाबी रंग इसलिए था क्योंकि वे उपचारित मक्के के बीज थे। उत्तर में जलवायु और कीड़ों के कारण मक्का उगाना मुश्किल था, इसलिए उन्हें मक्का के बीजों को कीटनाशकों से उपचारित करना पड़ता था ताकि वे अंकुरित हो सके और बड़े होकर पौधे बन सके। ऐसे कठिन वातावरण में उगते पौधों को देखकर झाओ को इस स्थिति की याद आ गई। जाहिर है वह कीटनाशकों का इस्तेमाल करके कीड़ों को मारने के बारे में नहीं सोच रहा था। वह इन पौधों को विशेष जल से सींचकर उनकी वृद्धि में मदद करने के बारे में सोच रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या बिना भूमि सुधार के मक्का उग सकता है, क्योंकि अब विशेष जल में विषुण की क्षमता आ गई थी। ग्रीन और मेरिन वहीं खड़े खड़े पौधों को निहार रहे थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें लगा था कि बोई गई सारी मक्का नष्ट हो जाएगी और कोई भयानक आपदा आ जाएगी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मक्का के बीज बच जाएंगे। झाओ ने जमीन पर हाथ फेरा और खड़ी हो गई। दादाजी ग्रीन, दादी जी मेरिन, वापस जाकर सब कुछ ठीक करने के बाद हम इन छोटे पौधों पर विशेष जल का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि विशेष जल विषनाशक होता है, शायद इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ जाए। सफलता की संभावना कम हो सकती है, लेकिन अगर यह सफल रहा तो हम इसे एक दिन में कई बार कर सकते हैं। मेरिन हैरान रह गई। गुरुजी, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप प्रतिदिन केवल एक न्यू भूमि में ही सुधार कर सकते हैं? निश्चित रूप से उस जगह के नियमों में ये स्पष्ट किया गया था कि हम इतनी अधिक भूमि सुधार नहीं कर सकते, लेकिन उसमें केवल उस जगह के पानी के उपयोग के बारे में कुछ नहीं कहा गया था।
हमें परीक्षण के लिए कुछ और जमीन की जरूरत होगी और मेरे खलिहान में बहुत सारा मक्का है जिसे हम मक्के के बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे आजमा कर देखते हैं कि हम ऐसा कर पाते हैं या नहीं। इससे पहले कि मेरिन कुछ बोल पाती, ग्रीन ने सिर हिलाकर कहा, मास्टर, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन क्या हमारे पास स्थानिक जल की कमी हो जाएगी? झाओ मुस्कुराया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम में से इतने सारे लोग उस जगह के अंदर रह रहे थे तो हम हर दिन पानी पी रहे थे। हर कोई प्रतिदिन जितना पानी पीता था वह निश्चित रूप से कम नहीं था। फिर भी क्या आपने देखा कि क्या वहां पानी की मात्रा कम थी? सच में कोई कमी नहीं हुई, ग्रीन ने याद करते हुए कहा। यह तो बहुत बढ़िया है मास्टर, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले मूली को माँ की कंपनी को भेजना चाहिए। फिर हम पहाड़ पर तिलहन और अल्फाल्फा के बीज उगाना शुरू कर सकते हैं। एक बार जब हम इसे अच्छी तरह से सींच देंगे तो हम धीरे धीरे पहाड़ी जमीन को इस तरह बदल सकते हैं जिससे तिलहन के पेड़ों की वृद्धि अवधि कम हो जाए। एक बार अच्छी फसल हो जाए तो हमारी नियमित आमदनी शुरू हो जाएगी। झाओ ने सिर हिलाया। हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ी चिंता है कि जब हम मूली पहुंचाने जाएंगे तो हमारे जाने के बाद महल में रहने वालों का क्या होगा? अगर वे प्रेत राक्षस हमला करते हैं तो वे उनका सामना नहीं कर पाएंगे। ग्रीन हंस पड़ा। गुरुजी, आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? हम सबको अपने साथ अंतरिक्ष के अंदर ले जा सकते हैं। झाओ ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराया। वह ये बात भूल ही गया था। उसके पास इतनी जगह थी कि वह सबको अपने साथ ले जा सकता था। आखिर सबकी रक्षा करना ही सबसे जरूरी था। यह अच्छा विचार है, मेरिन ने सिर हिलाया। साथ ही हमें किले की क्षतिग्रस्त हालत को छिपाना नहीं चाहिए। महाद्वीप के लोग पहले से ही ब्लैक वेस्ट पर आत्मा राक्षसों के आक्रमण से हुई तबाही के बारे में जानते हैं, इसलिए अगर वे किसी को देखने के लिए भेजते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे हम मरने का नाटक कर रहे हैं। शायद भविष्य में हमें उन लोगों से चिंता करने की जरूरत ही न पड़े। ग्रीन ने कहा, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आपने अभी अभी किले की सफाई की है। अगर किसी ने इसे देख लिया तो मुझे डर है कि हम इसे ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाएंगे। एक बार हम निकल गए तो हम ज्यादा देर तक छिपे नहीं रह सकते, इसलिए हमारे लिए मूली बेचना ही एकमात्र उपाय होना चाहिए। मेरिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि बहुत जल्दी सफाई करना गलती हो सकती है। तो फिर हमें जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए और उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, झाओ ने कहा। तो गुरुजी, हमें वापस जाकर तुरंत शुरू करना चाहिए। बहुत सारे काम करने बाकी हैं। अनुवादक की टिप्पणी, मैंने पता लगाया और कुछ मक्के के बीज जिन पर कीटनाशकों का छिड़काव किया गया होता है वे सचमुच गुलाबी रंग के होते हैं। अजीब बात है। अनुवादक की टिप्पणी #2 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनुकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 55 काला जादूगर। जब झाओ महल में लौटा तो उसने मेघ को आवश्यक तैयारी करने को कहा। 2 दिन में वे सभी के साथ पार्सेल डची जाने वाले थे। दरअसल ये तैयारी बहुत सरल थी। वे अपनी जरूरत की हर चीज उस जगह पर रख सकते थे। गुलाम पहले भी उस जगह पर जा चुके थे, इसलिए सूचना मिलते ही वे अंदर जाने के लिए तैयार और इच्छुक थे। 2 दिन बाद सभी लोग उस जगह में चले गए। हालांकि झाओ अंदर नहीं गया। वह ग्रीन के साथ बाहर ही रुका हुआ था। अगर ग्रीन अकेले यात्रा कर रहा होता तो वह बहुत तेज गति से जा सकता था, लेकिन इस बार झाओ भी उसके साथ जा रहा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से धीमी गति से चले गए। सौभाग्य से झाओ ने अंतरिक्ष से एक मरे हुए प्राणी को मार गिराया और अब वह और ग्रीन एलियन पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। ग्रीन तेज गति से दौड़ता था, फिर भी वह थक जाता था, जबकि एक मरे हुए प्राणी की तरह वह निरंतर चलता रह सकता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्लैक वेस्ट वास्तव में बहुत विशाल था। उनकी गति धीमी नहीं थी और वे दिन रात लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ब्लैक वेस्ट की बाहरी सीमा तक पहुंचने में उन्हें 3 दिन और लग जाते। सौभाग्य से एलियन इतना बड़ा था कि झाओ ने उसकी पीठ को लकड़ी के तख्तों से ढककर बिस्तर बना दिया, मानो किसी मरे हुए प्राणी को कार में बदल दिया हो। इस समय वे पत्थरों से बनी एक सड़क पर जा रहे थे जो घिस पिट जाने के बावजूद समतल थी, जिससे बौनों की उत्कृष्ट कारीगरी का पता चलता था। बौने इस सड़क का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में लोहायस्क और विभिन्न प्रकार के लोहे के उत्पादों को पूरे महाद्वीप में बेचने के लिए करते थे। लेकिन चूंकि सारा लोहायस्क निकाला जा चुका था और अब कोई भी साहसी व्यक्ति इस दलदली इलाके पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए अब कोई भी इस सड़क का इस्तेमाल नहीं करता था। अगर यहाँ घास न उगती तो शायद यहाँ कोई सड़क ही न होती। 3 दिन बाद झाओ को आखिरकार ब्लैक वेस्ट की बाहरी सीमा दिखाई दी। दूर से उसे कुछ हरा दिखाई दिया, जिससे उसका मनोबल बढ़ गया। ग्रीन को भी राहत मिली। सच कहूं तो उसे नजारा बदलने की बहुत इच्छा थी। अंतहीन काली मिट्टी देखना एक तरह की यातना थी। पूरी यात्रा के दौरान वह और झाओ कम से कम बात कर रहे थे, खासकर आखिरी आधे दिन में जब उन्होंने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। दोनों बस वहीं बैठे रहे, अंतहीन काली मिट्टी को देखते रहे, मानो उनकी आत्मा ही निचोड़ ली गई हो। फिर कल्पना कीजिए कि क्या होगा जब उनकी नजर अचानक किसी हरी चीज पर पड़ेगी। भले ही वह थोड़ी सी ही क्यों न हो, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। झाओ चीख उठा, मानो भाग जाना चाहता हो। ग्रीन मुस्कुराया, गुरुजी, यह बाहरी घेरा है, उधर परसेल रियासत है। अगर हम और आगे गए तो हम बुढ़ा कबीले के क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे। ग्रीन की बात सुनकर झाओ ने सिर हिलाया और मुड़कर उस काली जमीन को देखने लगा। जमीन उसकी थी, पर उसे देखकर उसे खुशी नहीं हुई। खेती न की जा सकने वाली उस विशाल जमीन को देखकर उसे लगा कि उसके सारे विचार अव्यावहारिक हैं। धीरे धीरे उन्हें हरे भरे क्षेत्र अधिकाधिक दिखाई देने लगे।
फिर झाओ ने अपने महल के पास स्थित लोहे के पहाड़ से भी बड़े और घने पेड़ों वाले पहाड़ देखे। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर वह दंग रह गया, जिनके सामने लोहे का पहाड़ कोमल प्रतीत होता था। ग्रीन ने झाओ के चेहरे के भाव को देखा और मुस्कुराया। मुझे लगता है कि गुरुजी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ के पहाड़ इतने ऊंचे और ढलान वाले होंगे। झाओ ने सिर हिलाया। फिर ग्रीन ने आगे कहा, दरअसल यह आश्चर्य की बात नहीं है। भले ही यह सबसे ऊंचा स्थान न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे छोटा भी नहीं है। तुलनात्मक रूप से ये हमारे किले के पास वाले स्थान से ऊंचा है। फिर उन्हें दूर एक घाटी दिखाई दी जो सैकड़ों मीटर चौड़ी थी। यही उस बंजर भूमि से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। अगर वे वहां से गुजरते तो वे परसेल डची के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते। ग्रीन ने घाटी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस जगह को कभी लोहधारा घाटी कहा जाता था। सारा लोहा वहीं से बहकर निकलता था, लेकिन जब से वहां से लोहा निकलना बंद हो गया, लोग धीरे धीरे इस जगह का नाम भूलते चले गए और अंततः इसे भूली हुई घाटी के नाम से जाना जाने लगा। भूली हुई घाटी में मोंटेनेग्रो नाम का एक किला है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि आत्मा राक्षसों का कोई बड़ा झुंड भूली हुई घाटी से होकर परसेल डची में न घुस सके। हैरानी की बात यह है कि वे आत्मा राक्षस कभी भी ब्लैक वेस्ट से बाहर नहीं आए, इसलिए ये किला धीरे धीरे साहसी लोगों के लिए स्वर्ग बन गया। वे जोखिम लेने वाले थे और हालांकि सड़े गले शवों से भरा दलदल बहुत खतरनाक था, फिर भी वे यहाँ आसपास आत्मा राक्षसों का शिकार कर सकते थे। झाओ ने सिर हिलाया। तो फिर हम बिना पकड़े गए इससे कैसे बच निकलेंगे? ग्रीन ने हल्की सी मुस्कान दी। मास्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में हम सीधे फॉरगॉटन वैली के पहाड़ों में जाएंगे और फिर मैं मोंटेनेग्रो जाकर आपके लिए कुछ कपड़े खरीदूंगा। चूंकि आप इन मरे हुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आपको एक काले जादूगर की तरह कपड़े पहनने होंगे। काले जादूगर दरअसल उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य शब्द था जो काला जादू, विष जादू, रक्त जादू और अंधकार से संबंधित अन्य विद्याओं का अध्ययन करते थे। लेकिन भले ही ये दुनिया काले जादूगरों से घृणा करती हो, फिर भी यह शक्ति का सम्मान करती है। जब तक आपके पास ताकत है, चाहे आपकी क्षमताएं कैसी भी हो, आपको स्वीकार किया जाएगा। काले जादूगर ऐसे लोग थे जिनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, शायद इसलिए कि उन्होंने इस तरह का जादू किसी बहुत ही बुरे मकसद से सीखा होगा और उनका स्वभाव कुछ हद तक निराशावादी था। अगर आप उनसे उलझेंगे तो हो सकता है कि वे तुरंत आप पर हमला न करें, लेकिन एक दिन वे आपसे इसका बदला जरूर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सर्वोच्च स्थान किसका है, तो कुछ लोग शायद कहेंगे कि यह कुलीन वर्ग या राजपरिवार का है, लेकिन यह निर्विवाद है कि जादूगरों का दर्जा निश्चित रूप से कम नहीं है। एक शक्तिशाली जादूगर को किसी भी साम्राज्य में सम्मान प्राप्त होगा। यदि मेरिन जैसी शक्तिशाली जादूगरनी न होती तो शायद बुढ़ा वंश का अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता। हालांकि भले ही कोई काले जादूगर को नाराज नहीं करना चाहता था, फिर भी कोई उसका स्वागत नहीं करना चाहता था। ज्यादातर लोग काले जादूगर से संपर्क नहीं करना चाहते थे। ग्रीन ने झाओ को काले जादूगर जैसा दिखाने का फैसला किया ताकि उसे अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके और लोग झाओ की असली पहचान न जान सके। झाओ को इस दुनिया की बहुत कम समझ थी, इसलिए उसने ग्रीन से बहस नहीं की और बस सिर हिला दिया। आप ही व्यवस्था कीजिए दादाजी ग्रीन। मैं शायद ही कभी बाहर निकला हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैं आपकी बात मान लेता हूं। ग्रीन ने सिर हिलाया। वे जो कर रहे थे उसका संबंध बुढ़ा कबीले के अस्तित्व से था। मूली बेचते समय किसी को भी उनकी पहचान का पता नहीं चलना चाहिए था, अन्यथा बुढ़ा कबीला बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। अक्सू साम्राज्य बुढ़ा वंश से घृणा करता था और अगर उन्हें इस सौदे के बारे में पता चल जाता तो वे उन पर निर्मम प्रहार करते। इसी वजह से ग्रीन को और भी सतर्क रहना पड़ा। भले ही उसे यह पता न हो कि एडम की जगह झाओ को लाया गया है, फिर भी वह झाओ को मरने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। चूंकि झाओ को पूरे बुढ़ा कबीले पर शासन करना था, इसलिए ग्रीन चाहता था कि वह दुनिया को बेहतर ढंग से समझे। ग्रीन वास्तव में झाओ के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा था। वह जानता था कि उसका गुरु अभी युवा है, लेकिन फिर भी उसे आशा थी कि वह परिपक्व होगा। जिस दिन झाओ बुढ़ा कबीले का भरण पोषण करने में सक्षम हो जाएगा, उस दिन ग्रीन को चैन मिलेगा। अनुवादक की टिप्पणी, सड़क यात्रा। अनुवादक की टिप्पणी #2 किनोकी को पैर में मोच आने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कृपया उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें और मशीन की तरह संपादन कार्य जारी रखने के लिए उन्हें धन्यवाद दें। अनुवादक की टिप्पणी #3 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनोकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 56 नमस्कार न कहना। वे जल्दी से भूली हुई घाटी में चले गए। झाओ ने अभी तक अपने मरे हुए सैनिकों को नहीं हटाया था ताकि वह एक काले जादूगर के रूप में अपनी पहचान बनाए रख सके, क्योंकि अगर वे किले की ओर बढ़ते तो किसी को भी एक बुलाए गए मरे हुए सैनिकों के साथ एक काले जादूगर को देखकर कोई परेशान नहीं करता। घाटी के किनारे खड़ी चट्टानें नहीं थीं, बल्कि 2 हल्की ढलानें थीं जिनमें झाड़ियां और खरपतवार थे, और साथ ही ऐसे पेड़ भी थे जो उसके महल के पास वाले पेड़ों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और जीवंत थे। उन्होंने फॉरगॉटन वैली में किसी को नहीं देखा, लेकिन कभी कभी उन्हें कीड़ों की आवाज सुनाई देती थी, जिससे हर चीज में एक सामंजस्यपूर्ण माहौल बन जाता था। दोनों ओर की पहाड़ियों को देखने के बाद ग्रीन ने झाओ की ओर मुड़कर कहा, गुरुजी, जैसे ही हमें पहाड़ पर बसने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए, आप तुरंत अंतरिक्ष में चले जाए, जबकि मैं कपड़े और अन्य सामान खरीदने के लिए मोंटेनेग्रो जाता हूँ। झाओ ने सिर हिलाया और मरे हुओं को पहाड़ी पर चढ़ने का आदेश दिया। हालांकि वह सिर्फ एक कंकाल था, फिर भी उसके पंजे नुकीले थे, इसलिए पहाड़ पर चढ़ना उसके लिए कठिन नहीं था। पेड़ों के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वे पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ों जैसे ही थे।
वह चिनार, विल्लो, एल्म और चीड़ जैसी आम प्रजातियों के अलावा पेड़ों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। बाकी पेड़ों को वह पहचान नहीं पाया। झाव के बगल में बैठे हुए ग्रीन भी पेड़ों को देख रहा था। गुरुजी, जंगल बहुत खतरनाक है। केवल आत्माओं के कारण ही नहीं, बल्कि यहाँ कुछ बेहद जहरीले पौधे भी हैं। इसलिए सावधान रहें। झाव ने सिर हिलाया। हालांकि वह पहले कभी जंगल में नहीं गया था, लेकिन उसने ऑनलाइन लोगों द्वारा लिखे गए खतरनाक परिदृश्यों के बारे में पढ़ा था। कहानियों में भी जंगल को एक खतरनाक जगह के रूप में दर्शाया जाता है, और चूंकि यहाँ प्रेत राक्षस मौजूद थे, इसलिए उसे और भी सावधान रहना था। पहाड़ पर घनी हरियाली थी। चारों ओर तरह तरह के पेड़ दिखाई देते थे। इतने घने की जंगल में चलते समय रोशनी कम हो जाती थी। उन्हें कुछ देर लगी, लेकिन आखिरकार उन्हें एक एकांत जगह मिल गई। वे एलियन से कूद गए और फिर झाओ और ग्रीन ने अंतरिक्ष में उसका पीछा किया। उस स्थान के अंदर मक्का की फसल अच्छी तरह से बढ़ रही थी। तेल वाले फलों के पेड़ स्वस्थ थे और मेरिन गुलामों को पढ़ना लिखना सिखा रही थी। लेकिन पिछली बार की तरह सिर्फ पढ़ने और लिखने के अलावा झाओ अपने साथ खदान से निकाले गए पत्थर भी लाया था, ताकि एन और कुछ गुलाम चक्की का पत्थर बनाने की कोशिश कर सके। साथ ही वो उस जगह पर बहुत सारी घास फूस भी लाया था, ताकि बाकी गुलामों को कुछ काम मिल सके। इतना ही नहीं, इसका असर आश्चर्यजनक रूप से अच्छा रहा। गुलामों को अब कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वे अब काम भी कर सकते थे और आराम भी कर सकते थे। मेरिन ने उन दोनों को अंदर आते देखा, इसलिए उसने जल्दी से उनका अभिवादन किया और कहा, मास्टर ग्रीन, आप यहाँ कैसे आए? क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, ग्रीन ने कहा। हम आखिरकार फॉरगॉटन वैली पहुंच गए हैं। युवा मालिक को कुछ दिनों के लिए यही रहने दीजिए। मैं मोंटेनेग्रो से कुछ कपड़े लेने जाता हूँ। मेरिन समझ गई कि ग्रीन क्या कर रहा है। अच्छा, जल्दी करो, हम तुम्हारे लौटने का इंतजार यही करेंगे। और हमारी जगह याद रखना, ताकि तुम वापस जाने का रास्ता ढूंढ सको। इन दिनों मेरिन का मूड बहुत अच्छा था। बुढ़ा परिवार को निर्वासन के बाद पहली बार आमदनी होने वाली थी। हालांकि उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला था, फिर भी यह उम्मीद की किरण थी। झाओ ने ग्रीन की ओर मुड़कर कहा, ध्यान रखना दादाजी ग्रीन, हमारी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, वरना हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। याद रखना, अभी मूली बेचना जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हम बाद में इसे बेच सकते हैं। आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्रीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने झाओ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, गुरुजी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी हड्डियां भले ही बूढ़ी हो गई हो, लेकिन मैं बुढ़ा वंश के पुनरुद्धार को देखे बिना मरना नहीं चाहता। उसने हंसते हुए अपनी बात समाप्त की। पहले ग्रीन झाओ के साथ इतना दोस्ताना व्यवहार कभी नहीं करता था, क्योंकि वह एडम के करीब नहीं था। ग्रीन को लगता था कि एडम बहुत परेशान करने वाला है, तो वह उसके साथ इतना दोस्ताना व्यवहार कैसे कर सकता था। लेकिन अब एडम का शरीर झाओ की आत्मा से भर गया था। झाओ एक ओटाकू जापानी संस्कृति का शौकीन था, एक अनाथ था, और उसका जन्म चीन में हुआ था, जहां बुजुर्गों का सम्मान किया जाता था। हालांकि ग्रीन और मेरिन उसके नौकर थे, लेकिन जब से वह जागा था, वे उसकी देखभाल कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप उसके प्यारे बुजुर्गों के साथ उसका एक मजबूत रिश्ता बन गया था। झाओ में आए इस बदलाव को मेरिन और ग्रीन ने महसूस किया। इसी बदलाव की वजह से ग्रीन झाओ के साथ इतना दोस्ताना व्यवहार कर पाया, वरना उसके साथ घुलना मिलना नामुमकिन होता। झाओ ने ग्रीन को अपना कंधा थपथपाने दिया। उसे बड़े का प्यार महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह बहुत ही शांत स्वभाव का था और अपनी भावनाओं का दिखावा करना उसे पसंद नहीं था। उसने बस सिर हिलाया और कहा, दादाजी ग्रीन, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। सोचते सोचते ग्रीन वहां से चले गए। ग्रीन ने अपने आसपास के वातावरण को अच्छी तरह से याद कर लिया और अपनी छाप छोड़ी। फिर वह मोंटेनेग्रो की ओर दौड़ पड़ा। ग्रीन देखने में किसी पुराने यात्री जैसा लगता था, इसलिए जब उसका सामना कुछ साहसी लोगों से हुआ तो उसे कोई झिझक नहीं हुई। उन साधारण साहसी लोगों ने बुढ़ा कबीले पर ध्यान नहीं दिया। आखिर बड़े रईसों को बुढ़ा कबीले से कोई खतरा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने इस कमजोर होते कबीले से निपटने के लिए किसी भी जोखिम उठाने वाले को काम पर नहीं रखा। साथ ही वे ग्रीन और मेरिन को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, जो मजबूत चरित्र वाले थे। बुढ़ा वंश के लिए असली खतरा परसेल वंश से ही था। पहले दोनों वंशों के बीच अच्छे संबंध थे, यहाँ तक कि वे अपने बच्चों की शादी की तैयारी भी करते थे, लेकिन बुढ़ा वंश के पतन के बाद परसेल वंश ने फिर कभी शादी का जिक्र नहीं किया। कुलीन परिवारों में होने वाले विवाह प्रेम पर आधारित नहीं होते थे। परसेल परिवार बुढ़ा परिवार से विवाह में केवल कुछ लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही रुचि रखता था। लेकिन अब जब बुढ़ा वंश कमजोर पड़ चुका था, तो परसेल वंश ने विवाह समझौते का पालन करने को व्यर्थ समझा। फिर भी उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी। भले ही बुढ़ा वंश अब कमजोर हो चुका था, लेकिन अगर परसेल वंश उस विवाह को तोड़ देता, जिसका विचार मूल रूप से उनका ही था, तो कुलीन वर्ग में उनके वंश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता। परसेल वंश ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करेगा। विवाह समझौते से छुटकारा पाने के केवल दो ही तरीके थे। पहला तरीका यह था कि बुढ़ा वंश विवाह विच्छेद की पहल करे। सर्ववेदित है कि विवाह का प्रस्ताव परसेल वंश ने ही रखा था, लेकिन यदि बुढ़ा वंश विवाह को अस्वीकार कर देता, तो परसेल वंश की प्रतिष्ठा संभवतः बच सकती थी। दूसरा तरीका तो और भी आसान था। आदम बुद्धा को मार डालो और बुद्धा वंश को खत्म होने दो। जाहिर है उसके बाद कोई विवाह नहीं होगा। दरअसल ग्रीन ने परसेल परिवार से इस विवाह को तोड़ने का सोचा था, लेकिन उस समय झाओ अभी तक होश में नहीं आई थी। लेकिन जब बुढ़ा परिवार को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तब परसेल परिवार ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, जबकि उनके पास ऐसा करने की शक्ति थी।
इसी वजह से ग्रीन के मन में परसेल परिवार के प्रति कुछ नाराजगी थी, इसलिए उसने झाओ का विवाह तोड़ने का फैसला नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि परसेल परिवार ने उनकी मदद नहीं की और उन्हें बिना अभिवादन किए इस हालत में पहुंचने दिया। ग्रीन एक कुलीन व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनाए रखने की समस्या को समझता था, इसलिए वह परसेल कबीले के साथ विवाह को भंग करने की पहल नहीं करेगा, भले ही वे उसके बुढ़ा कबीले पर दबाव डालें। फिर भी ग्रीन को बहुत सावधान रहना था, क्योंकि ब्लैक वेस्ट से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता परसेल डची का प्रवेश द्वार था। चूंकि वे परसेल कबीले के लिए एक कांटा थे, इसलिए परसेल कबीला जाहिर तौर पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखेगा, इसलिए उसे सतर्क रहना होगा। अनुवादक की टिप्पणी। आप में से कितने लोग डेयरडेविल के नए सीजन को लेकर उत्साहित हैं? अनुवादक की टिप्पणी #2 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनोकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 57 मोंटेनेग्रो किला। फॉरगॉटन वैली के निकास द्वार पर चुपचाप खड़ा एक किला था। ये किला काले पत्थर से बना था, जिसकी दीवारें 40 मीटर की भयावह ऊंचाई तक पहुंचती थीं और इसकी लंबाई घाटी को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देती थी। पूरा किला लोहे की दीवार जैसा था। अगर आपको घाटी पार करनी है तो आपको मोंटेनेग्रो से होकर गुजरना होगा। लेकिन जब आप मोंटेनेग्रो किले के करीब पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना आपने कल्पना की थी। वास्तव में इसकी क्षतिग्रस्त दीवारों के साथ पूरा किला जर्जर दिखता है, मानो इसकी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई हो। ये सच था। परसेल कबीले ने इस किले का निर्माण इसलिए किया था ताकि कोई भी मृत शरीर खाने वाले दलदली जीव भूली हुई घाटी से होकर परसेल रियासत में प्रवेश न कर सके। हालांकि यह किला सैकड़ों वर्षों से स्थापित है, फिर भी ब्लैक वेस्ट से किसी भी प्रकार के जीव के आक्रमण की कोई घटना नहीं हुई है, जिसके कारण ये किला उपेक्षित हो गया। हालांकि यहाँ कुछ सैनिक तैनात थे, लेकिन वे मुख्य रूप से इस स्थान की शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए थे। लेकिन भले ही मोंटेनेग्रो किले में कोई सैन्य टुकड़ी न हो, फिर भी कोई भी यहाँ की युद्ध शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यहाँ कई साहसी और भाड़े के सैनिक मौजूद थे। हालांकि इन लोगों की मौजूदगी से मोंटेनेग्रो किले की सुरक्षा अशांत हो गई। शहर के रक्षा अधिकारियों को लुटेरों, भाड़े के सैनिकों और यहाँ तक कि कुछ विद्रोही लोगों से भी निपटना पड़ा, जो चाकू से एक बच्चे को भी घायल करने की कोशिश करते थे। ऐसे बर्बर गिरोह के सामने आधिकारिक रक्षा बल बहुत कमजोर साबित हुए। इसी वजह से मोंटेनेग्रो की रक्षा सेनाएं अंततः कई बड़े भाड़े के सैनिकों के समूहों और स्थानीय व्यापारियों में विकसित हो गईं, जिनके अपने अपने स्थल थे और उन्होंने एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण न करने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित हुआ। बेशक इस मामले में परसेल डची करों की वसूली के बारे में सोच भी नहीं सकती, और करों की वसूली न होने के कारण डची उन्हें दीवारों की मरम्मत के लिए कोई पैसा नहीं देती, इसलिए धीरे धीरे मोंटेनेग्रो भाड़े के सैनिकों, साहसी लोगों और यहाँ तक कि भगोड़ों के लिए स्वर्ग बन गया। ये भी ब्लैक वेस्ट की स्थिति का एक दुष्प्रभाव था। चूंकि वह बंजर भूमि मृत्यु का स्थान थी, इसलिए मोंटेनेग्रो किला बाहरी ताकतों से सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बन गया, क्योंकि यह पहाड़ों से घिरा हुआ था और यहाँ कोई दुश्मन नहीं था। ऐसा स्थान एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती शहर होना चाहिए था, लेकिन व्यापार न होने और परसेल डची द्वारा कर वसूल न कर पाने के कारण इस स्थान को भुला दिया गया। ग्रीन के लिए मोंटेनेग्रो एक असुरक्षित किला था। बेशक वह सीधे मुख्य द्वार से शान से अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वह आसानी से दीवारों को फांदकर अंदर घुस सकता है। मोंटेनेग्रो का व्यावसायिक विकास बेहद असामान्य था। हथियार भंडार, दवा की दुकानें और उपकरण परामर्श केंद्र हर जगह थे, लेकिन पब, होटल, रेस्तरां और उपभोक्ता वस्तुओं की खरीदारी की जगहें मुश्किल से मिलती थीं। पूरा किला साहसी लोगों और भाड़े के सैनिकों से भरा हुआ था, इसलिए आम लोगों की संख्या बहुत कम थी। ग्रीन को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसने एक दूरदराज की दुकान से 5 काले जादू के वस्त्र, एक टोपी और एक लकड़ी की छड़ी खरीदी। उसने अपने लिए एक बहुत ही सुंदर कवच भी खरीदा। हालांकि यह अधिकांश अच्छे कवचों जितना बढ़िया नहीं था, फिर भी इसमें वह सबसे महत्वपूर्ण चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी, एक हेलमेट जो ग्रीन का पूरा चेहरा छुपा सकता था। जाहिर है जादुई वस्त्र झाओ के लिए थे। इन वस्त्रों और छड़ी के साथ झाओ एक काले जादूगर का रूप धारण कर सकता था। आखिरकार काले जादूगरों के लिए अपने पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्र पहनना कोई अजीब बात नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि इस महाद्वीप में कई पीढ़ियों से जादुई वस्त्रों में सुधार हुआ है। वे पहनने में विशेष रूप से आरामदायक होने के साथ साथ अधिक सुंदर भी थे, खासकर महिला जादूगरनियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, जो इतने भव्य थे कि वे किसी पोशाक की तरह दिखते थे। जादूगरों द्वारा आमतौर पर पहने जाने वाले वस्त्रों की तुलना में ग्रीन ने एक बहुत मोटा काला जादूगर वस्त्र खरीदा, साथ ही एक बड़ी टोपी भी खरीदी जो किसी का चेहरा पूरी तरह से ढक सकती थी। ग्रीन के चेहरे को ढकने वाले कवच की बात करें तो वह एक जादूगर के अनुयायी के रूप में तैयार होना चाहता था। जादूगर उच्च दर्जे के लोग होते थे और सामान्य परिस्थितियों में उनके पास धन की कमी नहीं होती थी। हालांकि जादूगर आमने सामने की लड़ाई से नहीं डरते थे, फिर भी उनके साथ अनुयायी होते थे और वे उन अनुयायियों को युद्ध में लड़ने और उनकी मदद करने के लिए कहते थे। इसलिए महाद्वीप पर यदि आप किसी जादूगर को आसपास देखते थे तो उनके साथ कई अनुयायियों का होना कोई अजीब बात नहीं थी। इस बार ग्रीन एक ऐसे योद्धा के रूप में तैयार होने वाला था जो एक जादूगर का अनुसरण कर रहा था, और यही एकमात्र तरीका था जिससे वह बिना संदेह के झाओ के साथ खड़ा हो सकता था। इन चीजों को खरीदने के बाद ग्रीन ने कुछ भाड़े के सैनिकों के सामान खरीदे, जिनमें एक बैकपैक भी शामिल था। भाड़े के सैनिकों और साहसी यात्रियों के लिए बैकपैक एक आम उपकरण था। चूंकि वे अक्सर युद्ध क्षेत्र में जाते थे, इसलिए वे अपने विभिन्न कार्यों के अनुरूप बहुत सी चीजें तैयार करते थे, जैसे कि भोजन, लूट का सामान इकट्ठा करना, शिविर लगाने के लिए जगह खोजना और अन्य बहुत सी चीजें। इसी तरह भाड़े के सैनिकों के बैकपैक का चलन शुरू हुआ।
ग्रीन ने ये चीजें मुख्य रूप से झाओ के अंतरिक्ष के रहस्य को लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए खरीदी थी। उसे मोंटेनेग्रो से गुजरने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपने अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं करते थे और परसेल परिवार यहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता था। हालांकि अन्य स्थानों में प्रवेश करना इतना आसान नहीं हो सकता था। मोंटेनेग्रो को छोड़कर परसेल परिवार का अपने क्षेत्र पर बहुत अच्छा नियंत्रण था। ग्रीन और भी चीजें खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मूली के ऑर्डर तो मिल गए थे, लेकिन उसने अभी तक उन्हें बेचा नहीं था, इसलिए वह सिर्फ कुछ जरूरी सामान ही खरीद पाया। अपने चेहरे को पूरी तरह से छुपाने वाले चमकदार चांदी के कवच के बिना ग्रीन एक साधारण साहसी व्यक्ति जैसा दिख रहा था, जिससे वह आसानी से घुल मिल गया। यहाँ सैकड़ों ऐसे जोखिम उठाने वाले लोग थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी पहाड़ों में चलते समय उसे सावधान रहना था ताकि कोई उसे देख न ले। वह घुमावदार रास्ते से तब तक चलता रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। फिर वह उस जगह गया जहां उसने निशान बनाया था। अचानक अंतरिक्ष का छेद प्रकट हुआ। ग्रीन के अंतरिक्ष में कदम रखते ही छेद गायब हो गया। चारों ओर शांति छा गई। झाओ अंतरिक्ष के बाहर हो रही घटनाओं पर ध्यान दे रहा था। यह मत भूलिए कि वह 100 मीटर तक की दूरी देख सकता था, इसलिए लौटने पर वह ग्रीन को ढूंढने में सक्षम था। ग्रीन को एक बड़ा सा बैग पकड़े देख झाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह बैग धरती पर इस्तेमाल होने वाले पर्वतारोहण बैगों जैसा ही लग रहा था। भले ही यह उसी सामग्री से नहीं बना था, इसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी और इसमें जिपर भी नहीं थे, फिर भी यह पर्वतारोहण बैग जैसा ही दिख रहा था। झाओ ने बैग की ओर इशारा करते हुए हैरानी से पूछा, दादा ग्रीन, आपने ये चीज क्यों खरीदी? ग्रीन मुस्कुराया, वैसे तो हमें इसकी वास्तव में जरूरत नहीं है, लेकिन यात्रा के दौरान ये चीज अंतरिक्ष की उपस्थिति को छिपा सकती है। झाओ तुरंत ग्रीन की बात समझ गया और उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। फिर ग्रीन ने एक जादुई छड़ी निकाली और उसे झाओ को सौंप दिया। ये किसी जादूगर के लिए है। मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि यह हल्की है, इसलिए गुरुजी को इसे चलाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस थैली में वे वस्त्र हैं जिन्हें गुरुजी को पहनना चाहिए। झाओ ने छड़ी और थैली पकड़ी हुई थी। उसे नहीं पता था कि यह छड़ी किस लकड़ी की बनी है, लेकिन यह बांस की तरह हल्की थी। हालांकि उसने छड़ी का अध्ययन करना बंद कर दिया और थैली लेकर झोपड़ी में चला गया। शुरुआत में झाओ ने अपने लिए तैयार किए गए शाही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वे सुंदर होने के बावजूद बहुत असुविधाजनक थे। उदाहरण के लिए, नीचे का हिस्सा पृथ्वी पर पश्चिमी मध्ययुगीन टाइट्स जैसा था, जिससे उसकी चलने फिरने की क्षमता काफी प्रभावित होती थी। मेरिन ये जानती थी, इसलिए जब झाओ ने ग्रीन की तरह योद्धाओं के कपड़े पहनना शुरू किया तो उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। स्वाभाविक रूप से वे बहुत ढीले और आरामदायक थे और उनमें चलना फिरना आसान था। अब काला चोगा पहनने का समय आ गया था। अनुवादक की टिप्पणी, अध्याय में देरी के लिए क्षमा करें। मैं डेयरडेविल लगातार देख रहा था। हाँ, मुझे पता है यह मेरी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन मुझे इसकी लत लग गई है। अनुवादक की टिप्पणी #2 इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनुकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 58 धूर्त मुस्कान। झाओ चुपचाप अपने हाथों में पकड़े काले चोगे को देखता रहा। उसे पता नहीं था कि यह किस चीज से बना है, लेकिन यह बहुत मोटा था और इसकी कारीगरी बेहतरीन थी। हालांकि उसने सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया कि चोगे की शैली किसी टीवी सीरियल के खलनायक के पहनावे जैसी लग रही थी। उसके पास जो टोपी थी वह काफी बड़ी थी। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह उसके चेहरे को ढक लेती थी ताकि लोग उसकी शक्ल न देख सकें। यह सब उसके लिए एक काले जादूगर के रूप में भेस बदलने के लिए एकदम सही था। झाओ ने अपने योद्धा वस्त्रों के ऊपर एक चोगा पहना। काला चोगा बहुत बड़ा और मोटा था और उसे पहनने के बाद उसे ठंड भी नहीं लग रही थी। चोगे का कपड़ा भी काफी नरम था, इसलिए पहनने में आरामदायक था। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। टोपी पहनने के बाद उसने अपनी जादुई छड़ी उठाए और झोपड़ी से बाहर निकल गया। जब ग्रीन ने झाओ को दरवाजे से बाहर आते देखा तो उसने पाया कि वह चोगा झाओ पर वाकई जंच रहा था। उसे पहनने से झाओ सचमुच किसी काले जादूगर जैसा लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि झाओ का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वह दुनिया से बेमिल लगता था। अगर आप उस पर ध्यान न दें तो आपको उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होगा, मानो वह एक अदृश्य व्यक्ति हो। दरअसल झाओ का स्वभाव बस इतना था कि वह अपने पिछले जन्म में एक ओटाकू था। ओटाकू आमतौर पर दूसरों से कम बातचीत करते हैं और स्वाभाविक रूप से अपनी उपस्थिति छिपाने में माहिर होते हैं। वे हमेशा खुद को ऐसी जगह पर रखते थे जहां लोग उन पर ध्यान न दें ताकि कोई उन्हें देख न सके, और फिर वे वहां बैठकर दुनिया को देखते रहते थे। अपने पिछले जीवन में झाओ को ऐसा ही एक अनुभव हुआ था। एक बार वह अपने काम के दोस्तों के साथ बाहर गया। वे रात के खाने के लिए बाहर गए और फिर एक होटल में गए, लेकिन जब वे अपने कमरों में पहुंचे तब जाकर सबने उसे देखा। तुम्हें बुलाया गया था? सबने आश्चर्य से पूछा। जब उसके दोस्तों ने उससे ये सवाल पूछा तो झाओ को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि भले ही वह उनके साथ गया था, वे उसे पूरी तरह से भूल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सड़क पर पड़ा एक छोटा सा पत्थर हो। झाओ के इसी स्वभाव के कारण उस पर काला चोगा बिल्कुल उपयुक्त लग रहा था। ऐसा लगता था मानो वह दुनिया से बेखबर हो, इसलिए उसकी उपस्थिति को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था, जो एक काले जादूगर के लिए बिल्कुल सही था। सभी लोग झाओ की ओर देख रहे थे, वहीं ग्रीन टोपी उठाते हुए आश्चर्यचकित रह गया। कितना अजीब है, ग्रीन ने कहा। झाओ ने ग्रीन से टोपी वापस ली और फिर उसे दोबारा पहन लिया।
उसके शरीर की स्थिति अचानक बदल गई, मानो वह गायब होने वाला हो। इस बदलाव को अगर आप खुद न देखते तो यकीन ही नहीं होता। लेकिन सब लोग इससे खुश थे। अगर झाओ चोगा पहनता तो वो किसी काले जादूगर जैसा दिखता। अगर वो उसे उतार देता तो कोई ये नहीं सोचता कि वो और काला जादूगर एक ही व्यक्ति है। झाओ की पहचान छिपाने में ये बहुत मददगार साबित हुआ। ग्रीन ने सिर हिलाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे कपड़े युवा स्वामी के लिए इतने उपयुक्त होंगे। मेघ भी तैयार होगी, वह नौकरानी बनकर आपके साथ चलेगी। अगर आप बाहर जाते हैं तो वह आपकी रक्षा कर सकती है, और जब कोई नौकरानी किसी काले जादूगर के साथ चलती है तो किसी को शक भी नहीं होगा। झाओ ने मेघ की तरफ देखा। सच कहूं तो हालांकि वह उसका ये पक्ष देखना चाहता था, लेकिन उसका दिल असहज महसूस कर रहा था, इसलिए वह मेघ का सामना करने से थोड़ा डर रहा था। इसके बाद ग्रीन ने कहा, असल में मैं चाहता था कि ब्लॉकहेड और रॉकहेड तुम्हारा पीछा करें, लेकिन अगर वे दोनों मूर्ख एक साथ काम करते तो वे शायद बहुत ज्यादा अलग दिखते और संदेह पैदा करते। झाओ को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन चूंकि ग्रीन नहीं चाहता था कि ब्लॉकहेड और रॉकहेड उनके पीछे बाहर आए, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। तभी अचानक मेघ बोल पड़ी, मालिक, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ जाऊं? झाओ ने मुड़कर मेघ को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पाया कि उसकी आंखें नम, कोमल और इतनी मनमोहक थीं कि कोई भी उन्हें देखकर अवाक रह जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, झाओ ने तुरंत कहा। तुम मेरे पीछे आ सकती हो। फिर वह मेघ की ओर देखने से डरते हुए दोबारा मुड़ गया। जब उसने अपना सिर वापस घुमाया तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मेघ को पता चला कि झाओ उससे थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। सामान्य परिस्थितियों में वह उसके साथ नहीं जाती, लेकिन अब वह देखना चाहती थी कि झाओ को उसकी परवाह है या नहीं। पता चला कि उसे उसकी परवाह थी। पुरुषों को लगता था कि लड़कियां कभी नहीं समझ पाएंगी कि कोई लड़का उनकी परवाह करता है या नहीं, लेकिन झाओ को देखते ही समझ आ गया कि वह उनकी परवाह करता है। झाओ को अपने से डरा हुआ देखकर मेघ हंसे बिना नहीं रह सकी। अब उसका मन झाओ को चिढ़ाने का कर रहा था, लेकिन ग्रीन और मेरिन उसके बगल में खड़ी थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। ग्रीन मेघ को घूरने से खुद को रोक नहीं पाई, जिसने अपना सिर नीचे किया और फिर मुड़कर भाग गई। मुझे कुछ सामान पैक करना है, उसने कहा। जब मेघ को झाओ में दिलचस्पी होने का पता चला तो मेरिन और ग्रीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर यह अतीत की बात होती तो वे झाओ को मेघ के करीब नहीं आने देते, लेकिन अब उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। फिर ग्रीन ने झाओ की ओर मुड़कर कहा, गुरुजी, बेहतर होगा कि आप पर्दा लगा दें ताकि मेरिन बाहर नजर रख सके, ताकि हम आराम कर रहे हों तब भी वह हमारे लिए सतर्क रहे। अगर मैं चला जाऊं और मेघ आपके साथ न हो तो आप मेरिन से मदद मांग सकते हैं। झाओ को लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वह मान गया। हालांकि उसे इस बात से असहजता हो रही थी। अगर वह मेरिन को स्क्रीन इस्तेमाल करने देता तो उसे 24 घंटे उन्हें देखना पड़ता, और उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। फिर भी उसने ऐसा किया। चूंकि वे ब्लैक वेस्ट से बाहर थे, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत थी। हालांकि झाओ को एडम की यादें थी, लेकिन जन्म से लेकर अब तक एडम ने कभी भी एक्सू साम्राज्य की राजधानी नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसे बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे में झाओ को भी बाहरी हालात के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसे ग्रीन की सलाह के अनुसार ही काम करना पड़ा। बाद में उसने मेरिन के लिए स्क्रीन लगा दी। मेघ ने भी अपना सामान पैक कर लिया था और नौकरानी की पोशाक में एक बैग पकड़े हुए थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेघ नौकरानी की पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह इतनी सौम्य दिख रही थी कि लोगों का मन उसे बचाने की इच्छा से भर उठता था। मेघ को घूरने से बचने की कोशिश करने के बाद झाओ ने मेरिन की ओर मुड़कर कहा, दादी मेरिन, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बस स्क्रीन पर दस्तक दे सकती हैं। मैं सुन रही हूंगी। मेरिन ने सिर हिलाया। गुरुजी, आप निश्चिंत रह सकते हैं, लेकिन आपको सावधान भी रहना होगा। झाओ ने भी सिर हिलाया। फिर एक विचार के साथ झाओ, ग्रीन और मेघ जंगल में प्रकट हो गए। ग्रीन ने चारों ओर नजर डाली और फिर झाओ से कहा, गुरुजी, अपने मरे हुए सैनिकों को बुलाए। फिर हम मोंटेनेग्रो किले की ओर चले गए। ग्रीन मुस्कुराया। अगर कोई और शहर होता तो जब हम किसी मरे हुए सैनिक को बुलाते तो लोग सोचते कि हम शहर पर हमला कर रहे हैं, लेकिन यह मोंटेनेग्रो है, इस पर हमला करने का कोई कारण नहीं है। अगर हम मरे हुए सैनिकों पर सवार होकर शहर पार कर लेते हैं तो बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएंगी, क्योंकि कोई हमें परेशान नहीं करेगा। झाओ असमंजस में था, लेकिन मैंने तो काले जादूगर का चोला पहना हुआ है, क्या यह उन्हें हमें परेशान करने से रोकने के लिए काफी नहीं है? वह जगह बाकी शहरों जैसी नहीं है, वहां इतने जादूगर नहीं है, इसलिए कई लोग काले जादूगर होने का नाटक करने की कोशिश करते हैं। महाद्वीप में हर कोई जानता है कि काले जादूगरों से पंगा नहीं लेना चाहिए, इसलिए अक्सर लोग काले जादूगर बनकर डकैती करते हैं और साहसी लोगों से जबरदस्ती सामान छीन लेते हैं। अगर हम किसी मरे हुए प्राणी को नहीं मारते तो शायद लोग यह न समझे कि आप सच में काले जादूगर हैं। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनोकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 59, भाड़े के सैनिक और साहसी। झाओ को सचमुच पता नहीं था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो काले जादूगरों का रूप धारण करते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मोंटेनेग्रो में कोई ऐसा करने की हिम्मत करेगा। यह एक अजीब जगह थी। ग्रीन ने झाओ के हैरान चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इस स्वर्ग में रहने वाले ये साहसी भाड़े के सैनिक और लुटेरे कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते। झाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। चलो चलते हैं, उसने अपने मरे हुए सैनिकों को बुलाते हुए कहा।
ग्रीन ने चमकीला कवच पहन लिया, हालांकि वास्तव में उसे सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। ग्रीन चाहे कितना भी शक्तिशाली योद्धा क्यों न हो, अगर उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी चीज पर निर्भर रहना पड़ता तो वह युद्ध पहले ही हार चुका होता। नौकरानी की पोशाक पहने मेग झाओ के बगल में चुपचाप एलियन पर बैठ गई। उसने झाओ को पहले भी एलियन पर बैठते देखा था, लेकिन खुद कभी उस पर नहीं बैठी थी, इसलिए उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि कैसा लगता है। उसे जल्द ही पता चल गया कि मरे हुए लोगों पर बैठना ज्यादा आरामदायक नहीं था। बैठने के लिए कंबल से ढके तख्ते तो थे, लेकिन फिर भी जगह कम थी और बैठने की जगह भी कम थी। हालांकि वह मरे हुए प्राणी की लंबाई चौंका देने वाली 10 मीटर थी, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा उसकी पूंछ से बना था, जिसकी लंबाई लगभग 5 मीटर थी, जो उसके पूरे शरीर के आकार का आधा था। इसके अलावा 2 मीटर लंबे सिर के साथ उसके शरीर का मुख्य भाग मात्र 3 मीटर का था। ग्रीन उन दोनों के साथ नहीं बैठा था क्योंकि वह एलियन की खोपड़ी पर था, और हालांकि खोपड़ी एक छोटा सा क्षेत्र था, ग्रीन अपनी कुशलता से बिना किसी परेशानी के खड़ा हो सकता था, बैठ सकता था और यहाँ तक कि सो भी सकता था। एलियन स्वाभाविक रूप से कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि कोई उसके सिर पर सवार है। तीनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकले और वापस फॉरगॉटन वैली में आ गए। उन्हें अभी तक कोई इंसान नहीं दिखा, लेकिन झाओ को इसकी परवाह नहीं थी और उसने मरे हुओं को सीधे मोंटेनेग्रो की ओर चलने का निर्देश दिया। यह ज्यादा दूर नहीं था, लगभग आधे घंटे में ही उन्हें दूर की दीवारें और दरवाजे पर लोग दिखाई देने लगे। ग्रीन की बात मानकर झाओ ने मरे हुओं को आगे बढ़ते रहने का आदेश दिया। अगर वे एलियन पर बैठकर मोंटेनेग्रो किले में प्रवेश करते तो कोई भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। इस महाद्वीप में कोई भी काले जादूगरों से पंगा नहीं लेना चाहता था। उस मरे हुए प्राणी की पीठ पर बैठे हुए वे करते हुए मोंटेनेग्रो किले की ओर बढ़े, और 5 मिनट के भीतर ही उनका सामना 5 भाड़े के सैनिकों के एक समूह से हो गया। हर कोई पीठ पर एक बैग लिए हुए आश्चर्य से झाओ की ओर देख रहा था। जब उन्होंने उस विशाल मरे हुए प्राणी को देखा तो वे तुरंत सड़क के किनारे हट गए। ये ग्रीन की कही बात थी। ये लोग किसी काले जादूगर को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे, खासकर ऐसे जादूगर को जो इतने शक्तिशाली मरे हुए प्राणी को बुला सकता हो। झाओ का सिर मानो स्थिर था, लेकिन उसकी निगाहें भाड़े के सैनिकों पर टिकी थीं। उन्होंने साधारण चमड़े का कवच पहन रखा था, हर कोई हथियार लिए हुए था और एक एक थैला लिए हुए था। आगे वाले सैनिक के पास धनुष था, कमर पर चाकू था और उसका शरीर बेहद पतला था, हाथ पैर लंबे थे। वह बहुत फुर्तीला लग रहा था। दूसरा सैनिक दोधारी कुल्हाड़ी पकड़े हुए था और एक नजर में ही पता चल जाता था कि उसका वजन हल्का नहीं है। अपने अपेक्षाकृत मोटे चमड़े के कवच के नीचे वह लोहे जैसी मांसपेशियों से घिरी गहरी त्वचा वाला एक शक्तिशाली योद्धा लग रहा था। तीसरा आदमी एक पारंपरिक साहसी की तरह कपड़े पहने हुए था। उसने कवच के साथ चमड़े का हेलमेट और मोटे जूते पहने हुए थे और उसके पीछे एक लबादा लहरा रहा था। साथ ही उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। उस आदमी के पीछे चल रहे 2 लोग भाई लग रहे थे, जो दिखने में एक जैसे थे लेकिन जुड़वा नहीं थे। वे बहुत मोटे थे। उनमें से एक मुर्गे के पैर ठूंस रहा था, मानो उसने पिछले कुछ दिनों से कुछ खाया ही न हो। हालांकि झाओ उन्हें देख रहा था, लेकिन बड़ी टोपी से उसका चेहरा ढका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसका सिर हिल नहीं रहा है। उन 5 लोगों को लगा कि झाओ की निगाहें सीधे सामने की ओर टिकी हुई हैं, इसलिए उन्होंने उसे अपनी ओर देखते हुए नहीं देखा। मोंटेनेग्रो किले में अक्सर लोग खुद को काला जादूगर बताते थे, लेकिन ऐसे मरे हुए प्राणी को देखकर किसी को भी झाओ के नकली होने का शक नहीं हुआ। एक नकली काला जादूगर के लिए मरे हुए आत्मा प्राणी को बुलाना असंभव था। कुछ ही देर में एलियन उन 5 को पीछे छोड़कर चला गया और झाओ ने अपनी नजरें फिर से सामने की ओर घुमा ली। सच कहें तो यह पहली बार था जब उसने असली भाड़े के सैनिकों को देखा था, इसलिए वह बहुत उत्सुक था। लेकिन झाओ को उन 5 व्यक्तियों के हाव भाव से जो पहली झलक मिली, उससे वह ये नहीं बता सका कि वे कितने शक्तिशाली थे। तभी ग्रीन ने बोलना शुरू किया। गुरुजी, मोंटेनेग्रो किले से बाहर आ रहे वे 5 लोग क्विस्नैक नामक एक प्रसिद्ध भाड़े के सैनिकों के समूह का हिस्सा हैं। उन 5 की ताकत अच्छी है, जिनमें से कुल्हाड़ी और तलवार चलाने वाला पहले से ही 6ठे स्तर के योद्धा के शिखर पर है। झाओ हैरान रह गया। उसने सोचा कि वे लोग इतने शक्तिशाली हैं। 6ठे स्तर के योद्धा, तो वे ब्लॉकहेड और रॉकहेड से भी ज्यादा ताकतवर हैं। लगता है इस दुनिया में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। रास्ते में तीनों का सामना कई साहसी लोगों और भाड़े के सैनिकों से हुआ। कुछ ने पहले 5 की तरह चमड़े का कवच पहन रखा था, जबकि अन्य की वेशभूषा मिश्रित थी। कुछ साहसी लोगों ने तो चमड़े का कवच भी नहीं पहना था, बल्कि साधारण योद्धाओं के कपड़े पहने थे। कुछ के पास तो पीठ पर सामान भी नहीं था। जब इन भाड़े के सैनिकों और साहसी लोगों ने झाओ को देखा तो वे तुरंत रास्ते से हट गए। भले ही उनकी ताकत अच्छी थी, लेकिन वे एक काले जादूगर से संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते थे। सबके सामने एक मरे हुए शरीर पर सवार होकर झाओ शान से मोंटेनेग्रो किले में घुस गया। यहां तक कि किले के द्वार पर खड़े पहरेदारों ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्हें किले की रक्षा करनी थी, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक काले जादूगर को छूने की हिम्मत नहीं करते। ग्रीन के निर्देशों के अनुसार तीनों एक आलीशान होटल के सामने रुके। झाओ ने होटल की ओर देखा और उसे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर बाना का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। तीनों मरे हुए लोगों से अलग हो गए। ग्रीन ने बैग उठाया, जबकि मेग ने अपने बैग उठाए। झाओ के पास पकड़ने के लिए सिर्फ एक जादुई छड़ी थी, जिसे उसने घुमाकर मरे हुए लोगों को वापस उनकी जगह पर भेज दिया। होटल के कर्मचारी बाहर काले जादूगर को देख रहे थे। वे बाहर जाकर उससे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन जादूगर को नाराज करने से भी डरते थे, इसलिए एक बदकिस्मत आदमी को मजबूरी में बाहर जाना पड़ा।
उसने झाओ का अभिवादन करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है प्रतिष्ठित जादूगर। मुझे यकीन है कि आपने मोंटेनेग्रो किले तक लंबी यात्रा की होगी। हमारे आलीशान होटल में हम आपको 24 घंटे गर्म पानी उपलब्ध कराते हैं ताकि आप अपनी थकान मिटा सकें। झाओ ने कुछ नहीं कहा, उसने बस हाथ हिलाया और ग्रीन तुरंत नौकर के सामने खड़ा हो गया। आपके 2 सबसे अच्छे कमरे, गर्म पानी तैयार रखें और हमारे कमरों में अच्छा खाना भेजें। फिर उन्हें होटल के अंदर ले जाया गया। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने और ग्रीन ने पहले ही इस बारे में बात कर ली थी, ताकि झाओ कम से कम बोले और ऐसा लगे कि वह ग्रीन को ही बोलने का आदेश दे रहा है। इससे न केवल झाओ रहस्यमय लगेगा, बल्कि लोग उसकी आवाज से उसकी उम्र का पता भी नहीं लगा पाएंगे। अनुवादक के नोट्स। इस अध्याय का अनुवाद ट्रंग ने किया है और किनोकी ने संपादित किया है। यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो कृपया टिप्पणी करें। अध्याय 60 मोटा बॉस। महाद्वीप में सामान्य परिस्थितियों में एक जादूगर की शक्ति उसकी उम्र के सीधे अनुपात में होती थी, लेकिन एक योद्धा के मामले में यह अलग था। एक युवा योद्धा को केवल अपनी हड्डियों को मजबूत करने और वयस्कों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता होती थी। मार्शल आर्ट का अभ्यास आसान नहीं था। प्रशिक्षण में अत्यधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती थी, लेकिन जादूगर बनना उससे भी कहीं अधिक कठिन था। बचपन में ही उन्हें कुछ निर्धारित स्थानों पर भेजा जाता था ताकि यह जांचा जा सके कि उनमें जादू की प्रतिभा है या नहीं। यदि प्रतिभा पाई जाती थी तो वे जादूगर बनने के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते थे, यदि नहीं तो वे घर लौटकर योद्धा बनने का प्रयास करते थे। जादूगर बनने के लिए आयु की शर्त बहुत सख्त थी। 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जादू का अभ्यास नहीं कर सकते थे। वर्षों के शोध के बाद महाद्वीप के लोगों ने पाया कि 12 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्ति में जादू सीखने की मानसिक शक्ति नहीं होती। इसका कारण ये था कि इतनी कम आयु के व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति अस्थिर होती है, जिसके कारण जादू का अभ्यास करने पर उनकी मानसिक शक्ति कम हो सकती है या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक इसी कारण से एक शक्तिशाली जादूगर की उम्र अक्सर कम नहीं होती थी। मेग, जो पहले ही 6ठे स्तर की जादूगरनी बन चुकी थी, को निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली जादूगरनी माना जा सकता था। महाद्वीप में बहुत कम लोग मेग की ताकत के बारे में जानते थे, जिसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। यहाँ तक कि बुडा कबीले के कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेग अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ताकतवर थी। अगर यह बात फैल जाती तो इसके केवल 2 ही परिणाम होते, या तो वे मेग को काबू में करने की कोशिश करते या उसे मारने की कोशिश करते। बुडा कबीला इन दोनों परिणामों को देखना नहीं चाहता था। जादूगर योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक समय तक जीवित रहते थे। एक योद्धा, यहाँ तक कि 8वें स्तर का भी, आमतौर पर 200 वर्ष तक जीवित रह सकता था, लेकिन 8वें स्तर का जादूगर 250 वर्ष की आयु तक पहुंच सकता था। इसी कारण महाद्वीप के लिए उन्नत जादूगरों का बहुत महत्व था। वे कम से कम 100 वर्षों तक महाद्वीप की रक्षा कर सकते थे। पृथ्वी पर एक सामंती देश का राजा, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो, केवल कुछ वर्षों तक ही शासन कर पाता था। लेकिन आक महाद्वीप में स्थिति अलग थी। औसतन एक साम्राज्य का राजा लगभग 100 वर्षों तक शासन करता था। अल्पकाल वाला राजा वह होता था जो केवल कुछ दशकों तक ही शासन करता था, और इसी कारण से इतने वर्षों के बाद भी महाद्वीप का विकास बहुत तेज नहीं था। उन्होंने नई मशीनें और तकनीकें विकसित नहीं की और दास प्रथा पर आधारित समाज बने रहे। इसी वजह से ग्रीन झाओ को बोलने नहीं देता था, खासकर ऐसे व्यक्ति से जो दूसरों को बारीकी से परखता हो। जब तक वह किसी को बोलते सुनता, वह उसकी उम्र बता सकता था। होटल के कर्मचारी ने झाओ को होटल के अंदर ले गया, जो बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। दरवाजे के पीछे लगभग 40 फीट लंबा एक गलियारा था, जिसके ऊपर जादुई दीपक लटके हुए थे। दिन का समय होने के बावजूद वे दीपक जल रहे थे। प्रवेश द्वार के सामने एक बड़ा बार था, जहां 2 खूबसूरत वेट्रेस और एक मोटा आदमी सम्मानपूर्वक खड़े थे। उस आदमी ने बढ़िया रेशमी कपड़े पहने हुए थे और उसकी छाती पर बाना का चिन्ह वाला एक बैज लगा हुआ था। वह इस होटल का मालिक लग रहा था। जब मालिक ने झाओ को अंदर आते देखा तो वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा और झाओ से 3 कदम आगे रुककर झुककर उसका अभिवादन किया। स्वागत है महाराज, आपके आने से हमारे होटल का गौरव बढ़ा है। कृपया यहीं ठहरे और आराम करें, हम आपके लिए तुरंत चाय लाते हैं। झाओ ने कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और एक तरफ चला गया, फिर वहां रखे सोफे पर बैठ गया, जो वहां आराम करने के लिए अस्थायी रूप से रखा गया था। उसके बैठते ही एक वेट्रेस चाय का बर्तन और एक कप लेकर आए और उसे झाओ के सामने कॉफी टेबल पर रख दिया। उसने चाय ली और फिर मेग को अपने पास खड़े होने का इशारा किया। अपने काले चोगे, चुप रहने और ग्रीन और मेग को इशारे से संकेत देने के कारण झाओ बहुत प्रभावशाली लग रहा था। इस होटल का मालिक झाओ पर नजर रखे हुए था। झाओ के विचित्र स्वभाव को भांपते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान नहीं बदली। वह झाओ के सामने खड़ा हुआ और झुककर बोला, महोदय, आपका कमरा 3वीं मंजिल पर बुक हो चुका है, कृपया मेरे साथ आइए। झाओ ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। वह मालिक के साथ 3वीं मंजिल पर गया, जो पहली और दूसरी मंजिल से अलग थी। 3वीं मंजिल पर कोई गलियारा नहीं था, क्योंकि कमरों की संख्या कम होने के कारण गलियारे की आवश्यकता ही नहीं थी। मोटा ताजा बॉस उन्हें कमरा नंबर 601 तक ले गया और खुद दरवाजा खोला। झाओ और उसके साथी अंदर चले गए, जबकि बॉस दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। प्रिय श्रीमान जादूगर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस इस घंटी को बजाकर किसी को बुला लीजिए। आपका खाना थोड़ी देर में आ जाएगा। इस कमरे में 5 शयन कक्ष हैं, जो आपके और आपके साथियों के रहने के लिए काफी हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए दूसरा कमरा भी उपलब्ध करा सकता हूँ।
झाओ ने कमरे में चारों ओर देखते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन ग्रीन उसकी बात समझ गया और तुरंत मोटे बॉस की ओर मुड़ा। हम इस व्यवस्था से बहुत संतुष्ट हैं। फैट बॉस ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। ऐसे महान जादूगर की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अब कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। उन्होंने आदरपूर्वक दरवाजा बंद किया और चले गए। मोटे बॉस के चले जाने पर झाओ ने राहत की सांस ली और